चलो, तो अगला टॉपिक जो हम लोग लेने जा रहे हैं 15.8, द सिंपल पेंडुलम। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अब यहां से हम एंगुलर एसएचएम के रीजन में एंटर कर रहे हैं। अब तक जो चल रहा था, हम सब लीनियर एसएचएम के बारे में पढ़ रहे थे। अब यहां से हम लोग एंगुलर एसएचएम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सिंपल पेंडुलम होता कैसे है, तो उसका अगर डेफिनेशन देखा जाए तो उसका ऐसा है, हैवी स्फीयर called as bob suspended by a light inextensible string from a rigid support and oscillated freely in a vertical plane is called as simple pendulum। तो आप इमेजिन करके चलो कि आपके पास एक भारी भरकम स्फीयर है। उस स्फीयर को जनरली क्या बोलते हैं, बॉब। उसे एक ऐसे थ्रेड से लटकाया गया है जो काफी हल्का है और इनएक्सटेंसिबल है, और उसे फिर सस्पेंड किया गया, लटकाया गया। कहां से? रिजिड सपोर्ट से। सपोर्ट एकदम ठोस एकदम, और उसको वर्टिकल प्लेन में इस तरह से आगे पीछे ऑसिलेट किया गया है। तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल पेंडुलम। डायग्रामेटिकली ऐसा आएगा। तो डायग्रामेटिकली वो ऐसा रहेगा कि वो तो ये तो उसकी मीन पोजीशन रहेगी, और मान लो ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस रहती है। ये छोटा सा रहता है, एंगल ज्यादा बड़ा नहीं होता है, थीटा। ये भी एंगल ऑफ कोर्स थीटा ही रहेगा, और ये रहेगा इसका पाथ। ठीक है ना? तो इस तरह से आगे पीछे जब वो ऑसिलेट करेगा तो हम लोग कहते हैं कि इस तरह के अरेंजमेंट को कहा जाता है क्या बेटा? सिंपल पेंडुलम। एक याद है आपको, हल्का फुल्का ऐसा ही डेफिनेशन कुछ मिला था। कौन सा? सिमिलर, इसके जैसा आधा डेफिनेशन था। A heavy sphere called as bob suspended by with the help of a light inextensible string from the rigid support। अब उसके आगे का सेंटेंस बदल गया था। And whirled in horizontal circle is called as conical pendulum। तुमको कुछ याद नहीं है ना? सर्कुलर मोशन चैप्टर में पढ़े थे तुमने, कोनिकल पेंडुलम। तुम इससे अंदाजा लगाओ तुम्हारे क्या सिचुएशन है ना? तुम बहुत हल्के में लेके चल रहे ना, वो हर साल होता, हल्के में लेके चलते, फिर 90% बच्चे डूब जाते ना, करियर पूरा बर्बाद हो जाता है। हम लोग बार बार बोलते हैं ये टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है। तुम समझते ही नहीं इस बात को कि तुम कितने सीरियस सिचुएशन में बैठे हैं। तुम्हारा सच में टर्निंग पॉइंट है। एक ऐसी ब्रांच में तुम जा सकते हैं जिससे तुम्हारा करियर एकदम संवर जाएगा। तुम एक ऐसी उसमें जा सकते, नहीं तो वही घिसा पिटा जहां पर 99% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वही फील्ड में तुम भी आ गए। खैर छोड़ो, तुमको बता के कोई फायदा नहीं। तो हम लोग ने देखा कि आपका पेंडुलम इस तरह से आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं आपका सिंपल पेंडुलम। अब हमारे पास अगला जो आपको कैलकुलेट करना है यहां पर, वो है पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है? अब ऐसा है, मान लो जब ये आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा था, तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो एक्स था। जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था बेटा, एक्स था। जब हमारा बॉब सबसे लास्ट वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, मेरा सवाल उठेगा उस वक्त इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। आप बोलेंगे देखो भैया, एक तो रहेगा आपका वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और दूसरा रहेगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ऐसा है कि हम वेट को दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो कुल मिला के हो जाएगा mg cos थीटा।
और इधर का हो जाएगा mg sin थीटा। अच्छा, मैं एक बात बोलूंगा आपको कि जब बॉब इधर गया था तो वापस किसकी वजह से आया था, किस फोर्स की वजह से आया था वापस? वेरी गुड, mg sin थीटा की वजह से, है ना। वजन का या ग्रेविटेशनल फोर्स का ये जो कंपोनेंट था उसने उसको वापस लेकर आया था। मतलब mg sin थीटा तुम्हारा क्या हुआ असल में? mg sin थीटा क्या हुआ? ये रिस्टोरिंग फोर्स हुआ। वो फोर्स जो वापस लेकर आता है उसको क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। तो तुम्हारा mg sin थीटा रिस्टोरिंग फोर्स है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि यहां पर जो रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है वो आ रहा है mg sin थीटा, है ना। मगर 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 थीटा तो छोटा सा है, थीटा इज स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल है तो हम क्या कर सकते हैं? साइन थीटा की जगह सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा जस्ट mg थीटा, है ना। क्या हो जाएगा? थीटा। अच्छा ठीक है, अगर मैं ये मान के चलूं कि जो पेंडुलम का जो लंबाई है वो l है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय एल। थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय एल लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं, है ना। बोले ये कहां से हुआ? अरे एंगल सबटेंड, ये आर्क है, आर्क लेंथ कितना है? एक्स है। तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, बेसिक सर्कल वाला फॉर्मूला। तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन ये रेडियस के बराबर हो जाता। तो इसीलिए थीटा इक्वल टू एक्स बाय एल। देयरफॉर मैं m को इधर ला रहा हूं, इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन एल। ठीक है, ठीक है, मान लिया। वैसे मुझे यहां पर माइनस साइन लगा देना चाहिए था, माइनस साइन पहले से लगा देना चाहिए था। अब वो माइनस साइन क्यों लगाना चाहिए था? क्योंकि यहाँ पर ये जो माइनस, देखो जब आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है यहाँ पे, या जब मैं बोलूंगा कि जब थीटा बढ़ता है तो रिस्टोरिंग फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स उसको क्या करता है? वापस लाने की कोशिश करता है। और फिर आप भले ही जाए इन मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं आगे जाके, इन मैग्नीट्यूड, फिर ये फॉर्मूला ऐसा लिखा जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। m को इधर लाया, थीटा की जगह x बाय एल लिखा, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन मास, ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो g इंटू एक्स अपॉन एल। ठीक है, अच्छा, और x को इधर ला लो, a बाय एक्स इज इक्वल टू जी बाय एल। अच्छा, a बाय एक्स क्या होगा? एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? g बाय एल। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया जरा एक बात बताना, क्या अपने पास ऐसा कोई टाइम पीरियड का फॉर्मूला है जिसमें एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट आता है? जी हाँ, वो जनरल वाला फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो है बेटा, पीछे दोनों भी ऊपर देखिए चैन से। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है, टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पर? जी बाय एल। तो भैया वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी बाय एल। यार ये तो ऊपर चला जाएगा, फिर देखो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा? एल बाय जी। ये हमारे पास आ गया पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आता है, नीट में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जेई में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सीईटी में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे बहुत अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, तो चलो आप सब लोग रीड कर लो नोट्स में से। तो फिर हम जब आगे इसको देखते हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे हमारे पास आगे एक स्टेट लॉ ऑफ पेंडुलम करके, लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम करके कुछ कॉन्सेप्ट है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। जैसे अब लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम, लॉ ऑफ लेंथ, पहला लॉ ऑफ लेंथ करके आता है हमारे पास, जिसमें यह बताता है पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, है ना। तो ये क्या कहना चाहता है कि अगर लेंथ की वैल्यू लेंथ बढ़ जाता है हमारा, तो उससे टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा ये कहता है लॉ ऑफ, और एक मिनट, यहां पर इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं,
T1 अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 इज इक्वल टू T2 अपॉन अंडर रूट ऑफ L2, क्योंकि T अपॉन अंडर रूट L इसको कांस्टेंट बोलेंगे ना अपन, तो इसीलिए T1 अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 या T स्क्वायर अपॉन L1 इज इक्वल टू T2 स्क्वायर अपॉन L2। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या कहता है? पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मैं यहां उसको ऐसा लिख सकता हूं, देयरफॉर T1 या T अंडर रूट ऑफ G इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, देयरफॉर T1 अंडर रूट ऑफ G1 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T2 इनटू अंडर रूट ऑफ G2, या T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ G1 अपॉन रूट ऑफ G2, अंडर रूट ऑफ G2 अपॉन अंडर रूट ऑफ G1। और हमारा अगला तीसरा वाला लॉ क्या है? लॉ ऑफ मास। अब लॉ ऑफ मास क्या कहना चाहता है? मुझे एक बात बता, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में मास आया क्या? फॉर्मूले में तुमको मास नजर आ रहा है क्या? नहीं यार, इसका मीनिंग क्या है कहने का? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। और अगला होगा चौथा लॉ ऑफ आइसोक्रोनस। जैसा देखो क्या कहना चाहता है कि अगर आप देखेंगे, एक मान लो एक आपका पेंडुलम है जो 10 डिग्री आगे पीछे जा रहा, 10 डिग्री आगे पीछे जा रहा, और दूसरा पेंडुलम है जो 15 डिग्री आगे पीछे जा रहा। सवाल ये उठा किसका टाइम पीरियड ज्यादा रहेगा? एक कॉमन सेंस में इंसान ये बोलता है 15 डिग्री वाले का ज्यादा होगा क्योंकि उसके अंदर एंगल ज्यादा कवर करना पड़ा। मगर बात ये पता चली कि अरे नहीं रे भाई, दोनों का सेम है, दोनों का टाइम पीरियड सेम निकलेगा, दोनों का अलग अलग नहीं आने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इंडिपेंडेंट रहता एम्पलीट्यूड का। हाँ, प्रोवाइडेड दैट यानी शर्त क्या है कि भैया वो तुम्हारा एंगल जो है ना छोटा होना चाहिए, है ना। तुम बोलेंगे 10 को और 90 को कंपेयर करो, है ना, 90 का टाइम पीरियड और 10 का टाइम पीरियड कंपेयर करो, तो नहीं रे भैया ये तो फर्क आ जाएगा, फिर इसमें ऐसा नहीं बोल सकते। थोड़ा सा डिफरेंस कम रहा तो चल जाता है। आई बात समझ में? अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है सेकंड्स पेंडुलम, है ना। सेकंड्स पेंडुलम क्या चीज होती है? सेकंड्स पेंडुलम वो होता है ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड का होता है ना। एक आएगा आपका सेकंड्स पेंडुलम, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता है इसके बारे में, है ना। आपको पीरियड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर सिंपल पेंडुलम, गिव इट्स लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम, फिर उसके बाद बोल देता है कि सेकंड्स पेंडुलम को एक्सप्लेन करो, ऑब्टेन द पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम करके। तो सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। घड़ी के अंदर नहीं होता पेंडुलम लगा टक 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 ऐसा घूमता, तो मान लो यहां से गया हो और यहां से जाके पूरा यहां जाके वापस आने के लिए जो टाइम ले रहा है, अगर 2 सेकंड का ले रहा है तो उसको बोलते हैं सेकंड्स पेंडुलम। तो अगर 1 सेकंड का टाइम ले रहा तो उसको क्या बोलते होंगे? 2 सेकंड का जो टाइम ले रहा सेकंड्स पेंडुलम, तो जो 1 सेकंड का टाइम ले रहा उसको क्या बोलते हैं? बोले आधा सेकंड पेंडुलम क्या बोलते हैं? क्लॉक पेंडुलम, उसको बोलते हैं क्लॉक पेंडुलम। ये याद रखना, क्लॉक पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 1 सेकंड, सेकंड्स पेंडुलम का होता है 2 सेकंड। तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब क्या? टाइम पीरियड 2 सेकंड्स, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी, 2 हुआ कैंसल, तो 1 इक्वल्स टू पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी, पाई स्क्वायर L बाई जी, जी अपॉन पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू L। देखो ये 9.8 के आसपास होता है और ये 10 के आसपास होता है। इसका अप्रोक्सीमेशन में आंसर आता है 0.99 समथिंग, दैट इक्वल्स टू 1 मीटर आएगा अप्रोक्सीमेशन, 1 मीटर। तो 0.99 का कुछ वैल्यू होती है वो, और एग्जैक्ट वैल्यू अगर देखा जाए तो 0. क्या दिया होगा ना तुम्हारे इसमें? 9916 कितना दिया? बस 99 दे दिया उसने, है ना। 1 सेकंड, हाँ बहन में डायरेक्ट दे दिया, ठीक है। तो 0.99 समथिंग होता है, इसका अप्रोक्सीमेट देखा है तो 1 मीटर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि तुमने अगर 1 मीटर लंबी रस्सी ली, सुन लो रे भाई, घर पे बना सकते तुम। 1 मीटर लंबी रस्सी लिए, एक अच्छा सा मेटल का स्फीयर लगाया, उसको थोड़ा सा उसको ऐसा डिस्प्लेस करके छोड़ दो, है ना। तो आप क्या नोटिस करेंगे कि वो पूरा ऐसा जाके ऐसा आने के लिए जो टाइम ले रहा वो 2 सेकंड का टाइम ले रहा। तो ये सेकंड्स पेंडुलम को बना सकते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड सिर्फ 2 चीजों से बदल सकता। कौन सी 2 चीज? एक लंबाई से और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। ये सिर्फ 2 चीजें टाइम पीरियड बदल सकती है सिंपल पेंडुलम का। लंबाई बढ़ोगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और स्मॉल जी अगर बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, ठीक है।
जैसे मिसाल के तौर पे मून पे चले गया, है ना, मून पर चले गया और मून पे जाकर मैं क्या करता हूँ, वहां ऑसिलेट करता हूँ। तुमको क्या लगता है टाइम पीरियड पहले से ज्यादा होगा कि पहले से कम होगा? ज्यादा। अरे जी कम हो जाता ना मुंह पे, मून पे, तो टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा। अच्छा अगर स्पेस में चला गया तो स्पेस में चला गया मैं, स्पेस ऐसी जगह जहां पर कोई प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा हो गया? इनफाइनाइट। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पे? जीरो, है ना। एक बात याद रखना, स्पेस में अगर तुम गए, गौर से सुनो मेरी बात, स्पेस में अगर तुम गए तो सिर्फ सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में फर्क पड़ेगा। वो पेंडुलम जो ग्रेविटी के बुनियाद पे काम करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी की बुनियाद पे काम कर रहा ना ये, अरे mg sin थीटा ने लाया था वापस उसको, तो वहां उसका टाइम पीरियड इफेक्ट होता है। हाँ मगर तुम स्प्रिंग पेंडुलम लेके जाएंगे, अपना स्प्रिंग पेंडुलम, स्प्रिंग लिया, मास है उसके नीचे लटका हुआ, छोड़ दिया, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा, ये होगा क्या? स्प्रिंग पेंडुलम। तो स्प्रिंग पेंडुलम के टाइम पीरियड पे वहां पर असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ इनर्शियल मास, है ना, मास के बेसिस पे काम करता है भैया। इनर्शियल मास का कॉन्सेप्ट है एक अलग, तो इनर्शियल मास ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बेसिस पे काम करता है। याद रखना, स्पेस में जाए बस, स्प्रिंग पेंडुलम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कौन से पेंडुलम पे फर्क नहीं पड़ेगा? स्प्रिंग पेंडुलम। कौन से पेंडुलम पे? स्प्रिंग पेंडुलम पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ मगर सिंपल पेंडुलम पे फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, अब कुछ डिटेल बातें हैं जो आपको राइट साइड के पेज पे नजर आ रही होंगी, अगले पेज पे बहुत ज्यादा डिटेल बातें हैं, तो वो कल सारी चीजें हम लोग कल देखेंगे, और इंशाल्लाह कल न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे सिंपल पेंडुलम के। कोशिश करेंगे सिंपल पेंडुलम विथ न्यूमेरिकल कल के कल निपटा दूं। अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कल हमारा चैप्टर हो गया।